नमस्कार बच्चों, आइए हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में सिंधु घाटी की सभ्यता का भाग 1 पढ़ा था, जिसमें हमने थोड़ी चर्चा की थी सिंधु घाटी की सभ्यता की। आइए हम लोग आज उसके आगे से देखते हैं, ठीक है। यह बात दिलचस्प है कि भारत अपनी कहानी की इस भोर बेला में ही एक नन्हे बच्चे की तरह नहीं, बल्कि अनेक रूपों में विकसित सयाने रूप में दिखाई पड़ता है। वह जीवन के तौर तरीकों से अपरिचित नहीं है। उसने कलाओं और जीवन की सुख सुविधाओं में उल्लेखनीय तकनीकी प्रगति कर ली है। उसने केवल सुंदर वस्तुओं का सृजन ही नहीं किया, बल्कि आधुनिक सभ्यता के उपयोगी और ज़्यादा ठेठ चिन्हों, अच्छे हमामों और नालियों के तंत्र का भी निर्माण किया है। देखिए बच्चों, बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है ये। यह बात दिलचस्प अर्थात रोचक है कि भारत जैसे जब कोई चीज़ की शुरुआत होती है तो शुरुआत थोड़ा कम से होती है और धीरे धीरे जैसे जो सुबह हल्की लालिमा के साथ स्टार्ट होता है और जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है वैसे ही सूर्य का प्रकाश तेज होता जाता है। तो यहाँ पर भी वही बात है, जैसे कोई छोटा बालक है, बालक जब छोटा है तब उसे बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है, जाननी पड़ती है। धीरे धीरे सब कुछ सीखते सीखते वह परिपक्व हो जाता है एक एज में जा कर के। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि भारत का जो सृजन हुआ, भारत जब अपने सभ्यता का विकास करना स्टार्ट किया या भारत जब देश उभरना शुरू किया, तो जब उसकी शुरुआत थी उसके सृजन की, उस समय वह छोटे बच्चे की तरह नहीं बल्कि एक परिपक्व व्यक्ति के रूप में सामने आया। कहने का तात्पर्य ये है कि भारत की जो सभ्यता है वो पहले से ही विकसित थी। मतलब ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे उसने विकास करके भारत इस मुकाम पे आ गया या बहुत अपनी सभ्यता को विकसित कर लिया। वह सभ्यता उसकी पहले से ही, उसकी शुरुआती दौर से ही उसकी सभ्यता विकसित थी। इसका प्रमाण हमें सिंधु घाटी की सभ्यता जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इन नगरों के खुदाई से हमें यह प्राप्त हुआ है या देखने से हमें यह पता चलता है। तो क्या हमने उसमें देखा, ऐसा क्या देखा जिससे यह लगा? तो आपने ऊपर पढ़ा कि उसमें धार्मिकता तो थी, लोगों में धर्म ग्रंथ अपने धर्मों के प्रति प्रेम तो था, लेकिन किसी भी धर्म के प्रति कट्टरता नहीं दिखाई पड़ती। जो धर्म संभाव है, धार्मिक संभाव है, वह उस समय के लोगों में था। और देखिए बच्चों, ये बता रहे हैं कि उन्होंने जो प्रारंभिक भारत है उसने केवल सुंदर वस्तुओं का ही सृजन नहीं किया, मतलब केवल सुंदर वस्तुएं ही नहीं बनाई, किसी चीज़ को सिस्टमेटिक ढंग से, किस प्रकार से, जैसे हमाम, अच्छे हमामों का अर्थात जो स्नानागार हैं, नहाने वगैरह के जो स्थान हैं, नालियों के तंत्र और जो नाली की व्यवस्था है, सिस्टम है। तो आपने पढ़ा ऊपर थोड़ा सा और आगे भी पढ़ेंगे कि जो उस समय के जो स्नानागार थे बहुत बड़े बड़े थे। आपने ऊपर देखा चित्र में, ये देखिए, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, यह है स्नानागार। और स्नानागार होने के साथ इसमें बड़ी बड़ी नालियों के, एक मिनट में दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए बेटा आप लोग, ये है जैसे ये नाली है, ठीक है, देख रहे हैं आप कितनी चौड़ी चौड़ी। ये स्नानागार के साथ साथ इन नालियों की अच्छी खासी व्यवस्था है, मतलब कि कहीं भी कोई भी पानी रुकने वगैरह का वो प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो नाली तंत्र थे, जो हमाम थे या जो भी उनके घर थे, उनके रहन सहन व्यवस्था वगैरह थे, वह बहुत ही उच्च कोटि के विकसित रूप में मिलते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आर्यों का आना। सिंधु घाटी सभ्यता के ये लोग कौन थे और कहाँ से आए थे, इसका हमें अब भी पता नहीं है। यह संभावना भी है कि इनकी संस्कृति इसी देश की संस्कृति थी। उसकी जड़ें और शाखाएं दक्षिण भारत में मिल सकती हैं। कुछ विद्वानों को इन लोगों के दक्षिण भारत की द्रविड़ जातियों एवं संस्कृति के बीच अनिवार्य समानता दिखाई पड़ती है। यदि प्राचीन समय में कुछ लोग भारत में आए भी थे तो यह घटना मोहनजोदड़ो के समय से काफ़ी हजार वर्ष पहले घटी होगी। व्यवहारिक दृष्टि से हम उन्हें भारत के ही निवासी मान सकते हैं। अब कह रहे हैं ये आर्य कौन थे, कहाँ से आए थे, कौन लोग थे? तो कह रहे हैं कि इसका किसी को पता नहीं है, लेकिन यह संभावना है। यह लोग कौन थे? आर्य का तात्पर्य अगर हम अर्थ में जाएंगे तो आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ लोग, अच्छे लोग।
तो ये कहाँ से आए थे, कौन थे? तो मान रहे हैं कि यह जो सिंधु घाटी के सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में जो मनुष्य थे वह आर्य ही थे। और ये कहाँ से आए थे? तो ऐसी संभावना है कि यह इसी देश के व्यक्ति थे। जो भारत में द्रविड़ जाति पाई जाती है, साउथ में, दक्षिण में जो है द्रविड़ जाति पाई जाती है, इस द्रविड़ जाति के से इनका कल्चर और इनकी रूपरेखा मिलती है। इसीलिए ऐसा माना जाता है, या कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये लोग दक्षिण भारत के व्यक्ति रहे होंगे। आगे देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि उसका अंत अकस्मात किसी ऐसी दुर्घटना से हो गया जिसकी कोई व्याख्या नहीं मिलती। सिंधु नदी अपने भयंकर बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध है, जो नगरों और गांवों को बहा ले जाती है। यह भी संभव है कि मौसम के परिवर्तन से धीरे धीरे जमीन सूखती गई हो और खेतों पर रेगिस्तान छा गया हो। मोहनजोदड़ो के खंडहर अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि बालू की तह पर तह जमती गई, जिससे शहर की जमीन की सतह ऊंची उठती गई और नगरवासियों को मजबूर होकर पुरानी नींव पर ऊंचाई पर मकान बनाने पड़े। खुदाई में निकले कुछ मकान 2 या 3 मंजिले जान पड़ते हैं। वे इस बात का सबूत हैं कि सतह के ऊंचे उठने के कारण समय समय पर उनकी दीवारें भी ऊंची उठाई गई हैं। हम जानते हैं कि सिंधु का सूबा पुराने समय में समृद्ध और उपजाऊ था, पर मध्य युग के बाद वह ज़्यादातर रेगिस्तान रह गया। इस पैराग्राफ में बच्चों ये बताया गया कि सिंधु घाटी की सभ्यता का अंत कैसे हुआ। अभी आपने देखा कि ये लोग कौन थे, जो आर्य थे, जो वहाँ पर रहने वाले लोग थे सिंधु घाटी सभ्यता में, वह शायद आर्य ही थे। और यह आर्य साउथ भारत से आए थे, दक्षिण भारत से आए थे, और वह द्रविड़ जाति से मिलते जुलते थे। इसलिए ऐसा माना जाता है कि यह भारतीय ही थे। आगे देखिए, कहते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता नष्ट कैसे हुई। तो कह रहे हैं हो सकता है अकस्मात कोई दुर्घटना हो गई हो सकता है सिंधु घाटी की जो नदी है, सिंधु नदी है, वह सिंधु नदी अपने भयंकर बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध है। अर्थात यह प्रसिद्ध है, उसमें हमेशा बाढ़ आते ही रहते हैं, जो हो सकता है नगरों और गाँवों को बहा ले गई हो। या ऐसा हो सकता है कि मौसम के परिवर्तन से ज़मीन सूखती गई हो और खेतों पर रेगिस्तान छा गया हो। मतलब ज़मीन सूख गई हो, सब कुछ बंद हो गया हो, और धीरे धीरे वह एरिया है थोड़ा रेगिस्तान का, तो जब सब कुछ बंद हो गया तो वहाँ धीरे धीरे रेत जमते जमते रेगिस्तान वहाँ बन गया। या ऐसा भी हो सकता है कि जो कोई अचानक से तूफान, कोई अचानक से कोई दैव आपदा आ गई हो, दैवी आपदा आ गई हो, जिसकी वजह से वो नष्ट हो गया हो। मोहनजोदड़ो के खंडहर अपने आप में इस बात के प्रमाण हैं कि जो बिल्डिंग है वहाँ की, जो वहाँ की सभ्यता है, उस पर तह बालू जमती गई और वह वहाँ की जो शहर की ज़मीन है वह ऊपर उठती गई। मतलब जो सिंधु घाटी में जो मोहनजोदड़ो शहर है, उस शहर को की खुदाई से यह प्रमाण मिलते हैं, या उससे पता चलता है कि इस पर धीरे धीरे करके बालुओं की रेत जमते जमते यह ऊँची उठ गई। और इसी ऊँची उठने पर इसके ऊपर ही लोगों ने क्या करना शुरू किया, अपना मकान बनाना शुरू किया। मतलब इसका यह है कि उस समय जो रेत थी, रेत जमने की वजह से वो जगह ऊपर हो गया था, इसलिए उन लोगों को अपना मकान ऊपर बनाना पड़ा, जिसमें 2-3 मंजिले भी मकान वो लोग बनाए। तो ऊपर उठने के कारण बहुत बार ऐसा देखते हैं आप कि जब बहुत मकान ऊपर उठ जाता है तो तूफान वगैरह का ज़्यादा असर उस पर पड़ता है। सिंध का सूबा पुराने समय में समृद्ध और उपजाऊ था, पर मध्य युग के बाद ज़्यादातर रेगिस्तान रह गया। जो सिंधु घाटी के सभ्यता के आसपास का है, या सिंधु नदी के आसपास का जो एरिया है, वो बहुत ही उपजाऊ था। उपजाऊ अर्थात जहाँ पैदावार की जा सके। लेकिन मध्य युग के बाद, अर्थात मिडिल, जो मध्य युग आप कह सकते हैं, जैसे अकबर इत्यादि का समय, 564 इत्यादि ईस्वी का समय जो था, वह उस समय रेगिस्तान रह गया। आगे देखिए बच्चों, इसलिए यह मुमकिन है कि मौसमी परिवर्तनों ने उन इलाकों के निवासियों और उनके रहन सहन की पद्धति को प्रभावित किया हो। लेकिन मौसम के परिवर्तन का प्रभाव दूर दूर तक फैली इस नागर सभ्यता के अपेक्षाकृत छोटे से हिस्से पर पड़ा होगा। हमारे पास इस बात का विश्वास करने के कारण तो है कि सभ्यता गंगा घाटी या संभवतः उससे भी दूर तक फैली थी, पर इस बात का फैसला करने के लिए हमारे पास पर्याप्त आंकड़े नहीं है। वह बालू जिसने इनमें से कुछ प्राचीन शहरों पर छाकर उन्हें ढक लिया था, उन्हें सुरक्षित भी रखा, जबकि दूसरे शहर और प्राचीन सभ्यता के प्रमाण धीरे धीरे नष्ट होते रहे, समय के साथ खंड खंड
हो गए। अब लेखक बता रहे हैं कि चूंकि यह मौसमी परिवर्तन के कारण नष्ट तो हुआ, उनकी रहन सहन की पद्धति प्रभावित तो हुई, लेकिन यह मौसम के परिवर्तन का प्रभाव दूर दूर तक फैली इस नागर सभ्यता का मतलब होता है सिटी। नागर मतलब सिटी में जो है, ग्रामीण मतलब जो गांव से संबंधित हो। तो जो नागर सभ्यता है वह उसके अपेक्षाकृत छोटे हिस्सों पर ज़्यादा पड़ा होगा, और यह इतनी दूर दूर तक फैली थी। जो यह सिंधु घाटी की सभ्यता है वह बहुत दूर दूर तक फैली थी, लेकिन जो छोटे छोटे उसके शहर थे वह क्या हो गए, नष्ट हो गए। और जो यह हड़प्पा और मोहनजोदड़ो बड़ी सिटी थी, और यह अभी भी मतलब इसकी खोज करने पर हम इसको जान पाए, इसके बारे में जान पाए, क्योंकि वह कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सुरक्षित रह गई थी। तो वह सुरक्षित क्यों रह गई थी? क्योंकि मौसम के परिवर्तन की वजह से हो सकता है कि यह सभ्यता नष्ट हुई हो, लेकिन इसी मौसम परिवर्तन ने बालुओं से धीरे धीरे उसे ढक करके इसके कुछ पार्ट्स को सुरक्षित रखा, जिसे हम खुदाई में प्राप्त करके या खुदाई करके इनके पार्ट्स को प्राप्त कर सके और इनके बारे में, इस सभ्यता के बारे में हम जान सके। सिंधु घाटी सभ्यता और बाद के कालखंडों के बीच निरंतर संबंध के साथ ही सिलसिले के टूटने के या इसमें अंतराल के प्रमाण भी मिलते हैं। यह टूटना इस बात का भी सूचक है कि बाद में आने वाली सभ्यता भिन्न प्रकार की थी। बाद में आने वाली इस सभ्यता में शुरू में संभवतः कृषि की बहुतायत थी, गो की नगर और थोड़ा बहुत शहरी जीवन भी बहुत मौजूद था। खेतिहर पक्ष पर जोर शायद उन नवागंतुकों ने दिया होगा जो आर्य थे और उत्तर पश्चिमी दिशा से भारत में एक के बाद कई बार में आए। देखिए बच्चों, सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद और कालखंडों के बीच निरंतर संबंध के साथ ही इस सिलसिले के टूटने या इसमें अंतराल के प्रमाण भी मिलते हैं। तो सिंधु घाटी के सभ्यता और उसके बाद के जो समय है, इसके जो निरंतर संबंध थे उसमें इसके जो सिलसिला मतलब जो चलता रहता है लगातार, उसमें टूटने के भी प्रमाण मिलते हैं। मतलब कि जो उस समय की जो सभ्यता थी वह सभ्यता अब जाकर के प्राप्त नहीं होती या बीच में वह टूट गई। जैसे कोई चीज़ है, मान लीजिए कोई एक साल से कोई चीज़ लगातार चल रही है, बीच में 6 महीने ब्रेक हो गया, फिर उसके बाद कंटिन्यू हो गया। तो सिंधु घाटी के सभ्यता में जो चीज़ें, जो कल्चर, जो संस्कृति, जो चीज़ें थी, वह एक बार बीच में डिसकंटिन्यू होने के बाद फिर से कंटिन्यू हुआ। देखिए यहाँ कह रहे हैं बाद में आने वाली सभ्यता में शुरू में संभवतः कृषि की बहुतायत थी। मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता में भी कृषि होती थी, लेकिन जब सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद हम प्राचीन भारत को देखते हैं तो उसमें कृषि शुरू होने का बाद में उल्लेख आता है, थोड़ा बाद में उल्लेख आता है। पहले उनको क्या था, जो प्राचीन भारत में लोग थे, आदि मानव थे, वह क्या करते थे, कच्चा मांस इत्यादि खाते थे। फिर धीरे धीरे उन्हें भून कर खाने लगे, फिर धीरे धीरे कृषि करने लगे, तो ये उल्लेख आता है। लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता में यह कृषि पहले से था, तो कहीं ना कहीं बीच में थोड़ा ब्रेक हुआ, उसके बाद यह फिर से कंटिन्यू हो गया। आगे देखिए बच्चों, ऐसा माना जाता है कि आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ। यह भी संभव है कि इसमें इतना बड़ा अंतर ना रहा हो और पश्चिमोत्तर दिशा से भारत में ये कबीले और जातियां समय समय पर आती रही हों, भारत में जज्ब होती रही हों। सबसे पहला सांस्कृतिक समन्वय और मेल जोल बाहर से आने वाले आर्यों और उन द्रविड़ जाति के लोगों के बीच हुआ जो संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिनिधि थी। इसी समन्वय और मेल जोल से भारतीय जातियों और बुनियादी भारतीय संस्कृति का विकास हुआ, जिसमें दोनों सभ्यताओं के तत्व साफ दिखाई पड़ते हैं। बाद के युगों में और बहुत सी जातियां आईं, सबने अपना प्रभाव डाला और फिर घुल मिलकर ही रह गए। बच्चों देखिए, हम लोग जैसा कि अभी भी पढ़ते हैं संस्कृति के बारे में कि भारतीय संस्कृति विविध प्रकार की संस्कृति है। यहाँ पर अनेक प्रकार की संस्कृति, अनेक प्रकार के कल्चर पाए जाते हैं। तो उसी विषय में लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना है कि जो यह सिंधु घाटी की सभ्यता है, जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, उसमें आर्यों का प्रवेश, जो आर्य आए वह 1000 वर्ष बाद आए।
यह भी संभव है कि इतना बड़ा समय अंतर ना रहा हो सकता है और थोड़े कम पहले आए हों। उससे पहले, इनके आने से पहले पश्चिमोत्तर अर्थात पश्चिम और उत्तर दिशा से, पश्चिम उत्तर दिशा कौन सी होगी, जो इधर आपका गुजरात के ऊपर आप देखेंगे राजस्थान वगैरह ये सब, पंजाब वगैरह जो है, यह पश्चिम उत्तर दिशा है। तो पश्चिमोत्तर दिशा से भारत में ये कबीले और जातियां समय समय पर आती रही। जो जनजातियां थी, जो आदि मानव लोग थे, जो आदिवासी लोग थे, वह समय समय पर भारत में आए रहे हों और भारत में ही आकर जज्ब हो गए, मतलब यहीं पर रहकर शामिल हो गए, मतलब यहीं पर एक तरह से यहाँ की संस्कृति और यहाँ के लोगों में रहन सहन में घुल मिल करके रह जाना। सबसे पहला सांस्कृतिक समन्वय। सांस्कृतिक समन्वय का मतलब है कल्चरल, ठीक है, और समन्वय का मतलब होता है एक तरह से मिल जाना। तो इनका जो सांस्कृतिक मेल जोल था वह बाहर के आने वाले जो यहाँ के जो जनजातियाँ पश्चिमोत्तर दिशा से आई, वह जनजातियाँ यहाँ पर आने वाले, सबसे पहले आने वाले आर्यों और द्रविड़ जाति के लोगों से इनका संपर्क हुआ और संपर्क होने के बाद ये लोग मिलजुल कर यहीं रहने लगे और यही लोग सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिनिधि कहलाए। प्रतिनिधि का मतलब होता है मुख्य लोग या सबसे पहले के लोग, या फिर जैसे प्रतिनिधि आप जिनको बोलते हैं ना हमारे नेता, तो किसी भी चीज़ में आगे जो चलने वाले लोग होते हैं वह प्रतिनिधि कहलाते हैं। तो इसी तरह से आर्य और जो ये पश्चिमोत्तर दिशा से जो आपके ये जनजाति आई, आदिवासी लोग आए, ये दोनों ही यहाँ के इस सभ्यता के प्रतिनिधि रहे। इसी समन्वय मतलब इनका कोऑर्डिनेशन और मेल जोल से भारतीय जातियों और बुनियादी भारतीय संस्कृति का विकास हुआ। इन दोनों के मिलने से भारतीय जातियों और बुनियादी भारतीय संस्कृति, इन दोनों का विकास हुआ, जिसमें दोनों सभ्यताओं के तत्व साफ दिखाई पड़ते हैं। और बाद में बहुत सारी जातियां आई, सब ने अपना प्रभाव डाला और सब घुल मिलकर यहीं पर रह गए। तो बच्चे, जो हमारा यह सांस्कृतिक विविधता है, जो हमारा विभिन्न प्रकार का कल्चर है, वह अनेक प्रकार के, अनेक देशों से, अनेक एरिया से लोगों के आने की वजह से और लोगों के सभी को एक दूसरे की संस्कृति अपना लेने, एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करने के कारण आज भी यह परंपरा पहले से कंटिन्यू होती चली आई और वह आज भी सांस्कृतिक विविधता के रूप में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे प्राचीनतम अभिलेख और धर्म ग्रंथ पुराण हम देखेंगे।